आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड पार्ट थर्ड में पहली यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स। पहली यूनिट में क्वांटम मैकेनिक्स में है ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका। कृष्णिका ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित, ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित सभी तरंगदैर्घ्यों की विकिरणें सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरण या सभी आवर्ती की विकिरण को सभी आवर्ती से तात्पर्य है जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट तक सभी आवर्ती की, जीरो से इनफाइनाइट तक सभी आवर्ती की विकिरणों को अवशोषित कर सके। अवशोषित कर सके वह वस्तु कृष्णिका कहलाती है। कृष्णिका कहलाती है। अवशोषित से तात्पर्य है उसमें समा जाना, यानी जैसे ये कोई कृष्णिका है और उस कृष्णिका पर सूर्य से आने वाली या किसी अन्य प्रकाश स्रोत से आने वाली जितनी भी विकिरण या जितनी भी किरणें हैं जो जीरो से इनफाइनाइट तक के रेंज के बीच में कुछ भी हो सकती है। जीरो से इनफाइनाइट रेंज से मतलब है कि जितने भी पिकोमीटर, नैनोमीटर, कैलोमीटर जितने भी माप होते हैं जीरो से लेके इनफाइनाइट तक सभी उसमें आकर के समा जाते हैं, यानी ये कृष्णिका उसे अवशोषित कर लेती है और वापस नहीं आने देती है। यानी कृष्णिका का अवशोषण गुणांक 1 होता है, यानी इकाई होता है। कृष्णिका का अवशोषण गुणांक इकाई होता है। अवशोषण गुणांक इकाई होता है, या हम कह सकते हैं कि कृष्णिका का अवशोषण गुणांक 1 होता है। और कृष्णिका का परावर्तन गुणांक 0, यानी वापस नहीं आ रही है। अपवर्तन गुणांक 0, बाकी सभी गुणांक 0 होते हैं और अवशोषण गुणांक इकाई होता है या 1 होता है। यानी अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक और अपवर्तन गुणांक तीनों को अंग्रेजी में आर, टी और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे परावर्तन गुणांक को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस अपवर्तन गुणांक को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अवशोषण गुणांक को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कृष्णिका के लिए अपवर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक, अपवर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक तीनों का योग कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि स्मॉल आर परावर्तन गुणांक का मान 0 है, स्मॉल टी अपवर्तन गुणांक का मान 0 है, अवशोषण गुणांक ए का मान 1 है। यानी 0 + 1 बराबर 1, यानी कृष्णिका का अवशोषण गुणांक इकाई होता है। प्रायोगिक रूप से ऐसी वस्तु मिलना असंभव है, यानी प्रायोगिक रूप से असंभव है। प्रायोगिक रूप से कृष्णिका मिलना या कृष्णिका की कल्पना असंभव है, लेकिन कृत्रिम रूप से प्रयोग करने के लिए एक कृत्रिम कृष्णिका बनाई जाती है। कृत्रिम कृष्णिका 2 वैज्ञानिकों ने बनाई है। पहली तो कृष्णिका है फेरी की कृष्णिका। फेरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो एक कृष्णिका बनाई थी उसको कहते हैं फेरी की कृष्णिका। और एक दूसरे वैज्ञानिक है वीन, यानी वीन की कृष्णिका।
सूर्य और तारों को भी कृष्णिका माना जाता है। सूर्य और तारे, सूर्य और तारे ये 0 से इनफाइनाइट रेंज तक की सभी आवर्ती की प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित तो करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ उत्सर्जित भी करते हैं। यानी सूर्य से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तारों से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य और तारे, सूर्य पर कितना भी प्रकाश वापस क्यों न डाला जाए, ये अवशोषण कर लेगा, यानी उसको भी ग्रहण कर लेगा, लेकिन साथ साथ में ये उत्सर्जन भी करता है। लेकिन सूर्य और तारों पर प्रयोग करना कठिन है, इसलिए प्रयोग के रूप में फेरी और वीन दोनों की कृष्णिका को काम में लिया जाता है। कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम, कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम एक कृष्णिका का स्पेक्ट्रम क्या होता है, या कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम इस प्रकार प्राप्त होता है हमें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अलग अलग तापमान पर इस प्रकार हमें कृष्णिका का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये T1, T2, T3। T3 का मान सबसे ज़्यादा है, उससे कम T2 और उससे कम T1। और ये है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता y एक्सिस पर। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और एक्स एक्सिस पर तरंग दे रही है लैम्डा। अलग अलग तापमान पर अलग अलग वक्र प्राप्त होता है। जैसे ये लैम्डा m1 है, यानी पहले ग्राफ पर लैम्डा का अधिकतम मान। ये है लैम्डा m2, यानी दूसरे ग्राफ पर तरंग दैर्ध्य का अधिकतम मान। और ये है लैम्डा m3, तीसरे वक्र पर तरंग दैर्ध्य का अधिकतम मान। अब इस ग्राफ की विशेषता या ग्राफ से प्राप्त निष्कर्ष देखिए इस प्रकार है। वक्र की विशेषताएं, सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन एक दिए गए तापमान पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया जाता है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान कम होता जाता है। प्रारंभ में 0 होता है, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान बढ़ता है और दिए गए तापमान पर अधिकतम हो जाता है, और उसके बाद में तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान कम होने लगता है, यानी ग्राफ नीचे की ओर झुक जाता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता सुनिए, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य
दोनों के बीच में वक्र सतत है, यानी लगातार है, बीच में कहीं पर भी वक्र की लाइन टूट नहीं रही है। यानी ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा के बीच में तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा के बीच में वक्र सतत है। तीसरा देखिए, वह तरंग दैर्ध्य जिस पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती है तापमान के। दोबारा सुनिए इस बिंदु को, वह तरंग दैर्ध्य जो दी गई स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता दिए गए तापमान पर अधिकतम है तापमान के साथ घटती है। यानी वह तरंग दैर्ध्य जो दिए गए तापमान पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का अधिकतम मान रखती है, तापमान बढ़ने के साथ घटती है। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसे कहते हैं बी, और इस नियतांक का नाम है वीन का नियतांक, और इस नियम का एक विशेष नाम है, इस नाम को कहते हैं वीन का विस्थापन नियम। इस नियम का नाम है वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम। और इस b को वीन का नियतांक कहते हैं। b का मान एक निश्चित होता है, b का मान होता है 2.898 इंटू 10⁻³ m की। b एक नियतांक है जिसे वीन का नियतांक कहते हैं, और इसका मान है 2.898 इंटू 10⁻³ m के। अगली विशेषता देखिए 4 नंबर। चौथी विशेषता ये है कि किसी भी एक वक्र को लीजिए, कोई सा भी एक वक्र को लीजिए, और उस वक्र के नीचे का टोटल क्षेत्रफल मान लीजिए E है, तो कुल क्षेत्रफल E है वो तापमान की चतुर्थ घात के समानुपाती है। यानी किसी भी एक वक्र का क्षेत्रफल, जैसे इसमें 3 वक्र दिखाए गए हैं, कोई भी एक वक्र मान लीजिए, और एक वक्र के नीचे का पूरा एरिया, जितना भी भाग ये घेर रहा है वक्र, यह क्षेत्रफल, यानी इस वक्र के पूरे नीचे का क्षेत्रफल, ये वक्र जितना एरिया घेर रहा है पूरा का पूरा क्षेत्रफल जैसे ये हमारा ग्राफ था T1, T2, T3। अब इस ग्राफ के जैसे जैसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है वो बढ़ती है, तो तरंग दैर्ध्य भी उसी अनुपात में बढ़ता है। लेकिन अधिकतम होने के बाद में वापिस स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान कम होने लगता है। और इस ग्राफ का अंतिम बिंदु, अंतिम विशेषता इस ग्राफ की है कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का अधिकतम मान, यानी ई लैम्डा एम रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम, अधिकतम। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का अधिकतम मान तापमान की 5वीं घात के समानुपाती होता है। ये इस पूरे की ग्राफ की। अब इस वक्र को या इस ग्राफ को समझाने के लिए क्लासिकल फिजिक्स ने प्रयास, इस पूरे के पूरे ग्राफ को या इस पूरे की पूरी ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए क्लासिकल फिजिक्स ने प्रयास किए। क्लासिकल फिजिक्स को कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी।
क्लासिकल फिजिक्स ने प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। क्लासिकल फिजिक्स पूरी की पूरी ब्लैक बॉडी को समझाने में असफल रहती है। क्लासिकल फिजिक्स ने प्रयास किया और क्लासिकल फिजिक्स ने दो नियम दिए, चिर सम्मत भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स का हिंदी में नाम है चिर सम्मत भौतिकी। ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, चिर सम्मत भौतिकी। फिजिक्स दो भागों में बंटी हुई है, वर्तमान में जो चल रही है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं और जो पहले वाली है उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। चिर सम्मत भौतिकी ने प्रयास किया और चिर सम्मत भौतिकी ने दो नियम दिए। पहला नियम था रेले और जीन का नियम। दोनों वैज्ञानिकों के नाम है रेले और जीन। रेले और जीन का नियम। रेले और जीन ने निम्न आवृत्ति पर नियम दिया, केवल निम्न आवृत्ति पर। और रेले और जीन ने यह बताया कि निम्न आवृत्ति पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ परवलयाकार ऐसे प्राप्त होता है। यानी जैसे जैसे ई न्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यू का मान परवलयाकार रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये इस ग्राफ की और ब्लैक बॉडी की निम्न आवृत्ति पर तुलना करने पर पाया गया कि दोनों सेम है, लेकिन उच्च आवृत्ति पर ये रेले और जीन का नियम लागू नहीं हुआ, केवल निम्न आवृत्ति के लिए लागू हुआ है। अगला नियम दिया था वीन ने। वीन ने उच्च आवृत्ति के लिए नियम दिया था। और वीन ने यह बताया कि उच्च आवृत्ति पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तरंग दैर्ध्य और तापमान पर इस प्रकार डिपेंड करती है। ई लैम्डा समानुपाती 1/λ की घात 5 ई की घात -a/λ t। यहाँ a एक नियतांक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है। वीन ने यह बताया कि उच्च आवृत्ति पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तरंग दैर्ध्य और तापमान पर इस प्रकार, इस सूत्र के अनुसार इस प्रकार डिपेंड करती है। ई समानुपाती है 1/λ की पावर 5 ई की घात -a/λ t के अनुसार। और इसके अनुसार अगर ग्राफ खींचा तो वो इस प्रकार ग्राफ प्राप्त हुआ। यानी इस ग्राफ की और ब्लैक बॉडी से प्राप्त ग्राफ की तुलना करने पर यह पाया गया कि यह ग्राफ उच्च आवृत्ति पर समान है या उच्च आवृत्ति पर मिलता है। लेकिन दोनों नियम, पहला और दूसरा, पहला नियम रेले और जीन का नियम और दूसरा वीन का नियम, दोनों नियम मिलकर भी ब्लैक बॉडी की कृष्णिका की व्याख्या करने में असफल रहते हैं, क्योंकि दोनों ग्राफ को मिलाने पर भी कृष्णिका का पूरा ग्राफ नहीं मिलता है। यानी ये निम्न आवृत्ति पर सही है, ये उच्च आवृत्ति पर सही है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं निम्न आवृत्ति पर या उच्च तरंग दैर्ध्य पर। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आवृत्ति निम्न कहेंगे तो तरंग दैर्ध्य को उच्च कहेंगे, और यहाँ पर उच्च आवृत्ति कह रहे हैं तो ऐसे कहेंगे निम्न तरंग दैर्ध्य। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जहां आवृत्ति निम्न होगी वहां तरंग दैर्ध्य उच्च होगा, जहां उच्च आवृत्ति होगी वहां तरंग दैर्ध्य का मान निम्न होगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो दोनों नियम मिलकर भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यानी इसे कहते हैं ये क्लासिकल फिजिक्स की ग्रेटेस्ट फेलियर में से एक असफलता थी, यानी महानतम असफलताओं में से भी एक असफलता थी। इससे अगला टॉपिक है कल पढ़ेंगे।